नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम वीलॉग 24 में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जितेंद्र कुमार शर्मा जी, जो कि रेलवे के गुड्स गार्ड के पद पर कार्यरत हैं। तो जितेंद्र जी, सबसे पहले आप अपना इंट्रो दीजिए, उसके बाद फिर सवाल करते हैं। देखिए विकास जी, मैं इस वीडियो के माध्यम से तमाम इससे जुड़ने वाले सभी सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मेरा नाम जितेंद्र कुमार शर्मा है, जो कि रेलवे के गुड्स गार्ड पद पर हम अभी कार्यरत हैं और अभी मेरा पोस्टिंग एनजीपी स्टेशन में है। वहाँ से मेरा वर्किंग होता है और हम गुड्स गार्ड के पद पर ट्रेन को ऑपरेट करने का कार्य करते हैं। अभी आप किस पोस्ट पर हैं जितेंद्र जी, उसके बारे में बताइए। अभी हम रेलवे के गुड्स गार्ड के पद पर है, जो कि हम लोगों का वैकेंसी 15-16 एनटीपीसी में निकाला गया था, एनटीपीसी द्वारा लिया गया था और उसका एग्ज़ाम 16 में हुआ, 17 में फाइनल हम लोगों का सिलेक्शन 2018 में हुआ। और हम लोगों का वर्क अभी गुड्स ट्रेन में है। गुड्स ट्रेन में हम लोगों का वर्क एक प्रकार का होता है कि ट्रेन को ऑपरेट करने का, ट्रेन का इंचार्ज। हालांकि एक ट्रेन में, गुड्स ट्रेन में आगे में लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट और पीछे में गुड्स गार्ड होता है। गुड्स गार्ड का काम होता है रेलवे के 3 मंत्र है: समय, सुरक्षा और संरक्षा। उस 3 मंत्र को फॉलो करवाना ट्रेन इंचार्ज गुड्स गार्ड जो होते हैं वो करवाते हैं। और हम लोग गुड्स गार्ड हैं जो कि एक ट्रेन इंचार्ज का काम करते हैं। किसी प्रकार का कोई परेशानी हो तो उसकी जवाबदेही हम लोगों की होती है। पूरी ट्रेन को सही समय पर गाड़ी को ऑपरेट करवाना और सुरक्षा को मेंटेन करना, संरक्षा का पालन करना, ये 3 मूल मंत्र जो रेल का है उसको फॉलो करना हम लोगों का वर्क होता है और करवाना। हम लोग ट्रेन जब चार्ज लेते हैं, हम लोग जाते हैं, तो रेल का एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है, बहुत बड़ा एक नेटवर्क है। उसमें रेल को मुनाफा किस तरह से किया जाए, उसके क्षति को कम करने के लिए, यानी अगर किसी प्रकार का कोई घटना या कोई अंजाम होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा रेलवे को लॉस होता है। उसको बचाने के लिए समय, सुरक्षा और संरक्षा तीनों को मेंटेन कर लिए एक इंचार्ज के तौर पर हम लोग ट्रेन ऑपरेट करवाते हैं और करते हैं। यही हम लोगों का वर्क है ट्रेन इंचार्ज के रूप में। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किए। और अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बता दीजिए थोड़ा हमारे दर्शकों को जितेंद्र जी। जैसे हम लोग शुरू में जैसे आम की तरह मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन हम 2008 में मैट्रिक किए, 2010 में उसके बाद बायोलॉजी से इंटर किए, उसके बाद आर्ट्स सब्जेक्ट से हम ग्रेजुएशन किए। तो हम तो बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारे पापा कोई बड़ा काम नहीं करते थे, गरीब में अपना खेती बाड़ी करते थे, यही मतलब बिल्कुल लो क्वालिटी में हम लोग थे। तो हम लोग का उतना ऊंचा शिक्षा प्रदान हम लोग का नहीं हो पाया, जो कि डॉक्टर इंजीनियर के लायक। हम लोगों का सपना था एक अच्छा सम्मानजनक पोस्ट पर जाकर देश की सेवा करें, यही हम लोगों का था। तो हम लोग मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन किए। उसके बाद हम कंपटीशन की तैयारी में अपना योगदान देना प्रारंभ किए, ताकि एक अच्छा पोस्ट पर जाकर अपना देश की सेवा में लगे, देश को अपना योगदान दें। यही हम लोगों का एजुकेशन था, मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन। आगे तो हम कुछ और नहीं किए, करने का था मौका, तो फिर इधर जॉब में होने के बाद हमको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, हम यहाँ से अच्छा देश की सेवा कर सकते हैं, एक अच्छा योगदान कर सकते हैं। जैसे अभी के लॉकडाउन के पीरियड में हम लोग बहुत ज़्यादा देश की सेवा किए। एक गरीब को वहाँ तक पहुँच, एक मालगाड़ी के द्वारा अनाज पहुँचाया गया, जो कि हम लोग पूर्वोत्तर भारत में काम करते हैं। वहाँ पर ज़्यादा खेती बाड़ी पूर्वोत्तर भारत में नहीं होती है, वहाँ तो सारा अनाज और जो भी सुविधा होती है यहाँ से उत्तर भारत से जाता है। तो हम लोग इस लॉकडाउन के पीरियड में पूरी तरह से
तो ऐसा हम लोग पूर्वोत्तर भारत में बहुत सारा इस लॉकडाउन पीरियड में आवाज़। देश सेवा करने का मौका मिला। और ऐसा बहुत सारा हम लोगों का काम होता है जो देश की सेवा से जुड़े हुए हैं, और एक बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है इतना अच्छा पोस्ट पे जाकर देश की सेवा करना। एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमको मिला है देश की समाज की सेवा करना। बहुत अच्छा जितेंद्र जी, आप अपने इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहते हैं? देखिए विकास जी, इस सफलता का श्रेय हम शुरू से बताना चाहेंगे। जब हम पहले ही बता चुके हैं कि एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। मेरे पापा मम्मी के पास उतना कोई साधन नहीं था कि हमको बाहर में रख के बाहर का एजुकेशन हमको मिल सके। ऐसा कुछ हमको नहीं मिल पाया। हम घर से इसी तरह किसी तरह मैट्रिक किए, उसके बाद किसी तरह इंटर किए। उसके बाद मेरे पास कोई साधन नहीं था कि बाहर में तैयारी करने का। लेकिन हमारे गांव के ही एक हमारे बड़े पापा लगेंगे, उसका नाम मैं लेना चाहूँगा, बहुजन प्रसाद शर्मा है। और उनके द्वारा मेरे पापा को मोटिवेट किया गया। मेरे पापा के पास उतना पैसा नहीं था बाहर भेजने का, तो उसने एक ऐसा मोटिवेट किया कि ज़्यादा खर्च बाहर में तैयारी करने में नहीं होता है, कंपटीशन का तैयारी करेंगे तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो वो मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने मेरे पापा को मोटिवेट किया, और मेरे पापा हमको देखकर मतलब उसको लगा मन में कि ये कुछ कर सकता है, उसको हुआ कि हाँ उसको कुछ खर्च दे सकते हैं। तो उन्होंने फिर तैयार हुआ, वो बनाए, और उनके मनाने पर मेरे पापा माने, और उसके बाद हम भागलपुर शिफ्ट हुए। वहाँ से मेरा एक नया दौर, एक नई कहानी, एक नई तैयारी स्टार्ट हुआ। अब आते हैं थोड़ा पढ़ाई पर लेके, तैयारी कैसे की है आप उसके बारे में थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कीजिए, ताकि हमारे स्टूडेंट जो नए इस बार बैठेंगे एग्ज़ाम में उसको थोड़ा सहायता मिल सके। मैं अपने तमाम साथियों को कहना चाहता हूँ कि नौकरी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप तैयारी कीजिएगा, आपको नौकरी होगा। और इसका कोई बड़ा दायरा नहीं है कि आप पहले ही घबराने की बात नहीं है। जैसे कि हम लोग थे, हम लोग का कोई बड़ा एजुकेशन नहीं था, हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं। एक बहुत छोटी सी आबादी वाला गांव है, वहाँ से हम लोग कोई सोच भी नहीं सकता था इस छोटी सी आबादी से उठकर इतने अच्छे पोस्ट पर पहुँचना। लेकिन हम उठ कर दिखाए हैं, और सबका एक सम्मान, गांव का नाम, सबका नाम रोशन किए हैं। तो मैं तमाम साथियों को बताना चाहता हूं कि तैयारी आप मैट्रिक इंटर तो सब कोई करता है, उसके बाद आप एक अच्छे लेवल पे कंपटीशन की तैयारी करने आते हैं। उसका कोई बड़ा सिलेबस नहीं है। आप उस सिलेबस को देखिए। आप जिस भी फॉर्म भरते हैं, रेलवे का फॉर्म भरते हैं, एसएससी का, उसका सिलेबस देखिए, और उस सिलेबस के अनुसार जो भी साइट पे सिलेबस दिया जाता है उस सिलेबस के अनुसार तैयारी कीजिए। हाँ, कुछ बातें अंतर होती है इसमें, हम तैयारी कैसे करें, सिलेबस जो भी है उसको कैसे हम अध्ययन करें, जो कि एग्जाम में मेरा किसी प्रकार का समस्या ना हो, A to Z मेरा कुछ ना कुछ एक अच्छा लेवल का मार्क्स आए, जो हम फाइट कर सकें स्टूडेंट के साथ। तो उसका एक तरीका होता है पढ़ने का। मैं अपना अनुभव बताना चाहता हूँ कि हमने तैयारी कैसे किया। जब हम भागलपुर गए, भागलपुर से मैंने तैयारी किया, तो वहाँ से हमको सलाह मिला, वहाँ पर स्टूडेंट के द्वारा। हमारे एक बड़े भैया हैं मेरे गांव के, जो कि अभी उस साथ में तैयारी कर रहे थे। वो फिलहाल अभी स्टेनोग्राफर के पोस्ट पर तैनात हैं आगरा में। तो उनके द्वारा हमको, उनके संरक्षण में हमको सलाह मिला कि आप ये कोचिंग जाइए। तो मैं चौहान कोचिंग सेंटर भागलपुर में जो चला रहे थे संजय चौहान सर, उनके कोचिंग में एडमिशन लिया। तो 5 महीना एडमिशन लेने के बाद 5 महीना मतलब तैयारी किए, वहाँ कोचिंग किए। उसके बाद फिर हम कोचिंग जाना छोड़ दिए, अपने रूम पर स्टडी करना शुरुआत किए। उस उसके बाद चौहान कोचिंग 5-6 महीना करने के बाद फिर हम रूम पे अपना सेल्फ स्टडी करना प्रारंभ किए। हो गया। हम्म। बहुत सारे लड़के कहते हैं कि सिलेबस ज़्यादा है, इन्फिनाइट है, और इस पर आपका क्या मानना है कि मतलब सिलेबस के हिसाब से कैसे तैयारी करें, या फिर मतलब किस हिसाब से न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करें जो कम टाइम में ज़्यादा इफ़िशियंसी आवे, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि सिलेबस बड़ा नहीं है,
सिलेबस जो है, पहले जो सिलेबस था सिलेबस वही है, सिर्फ थोड़ा सा स्टाइल चेंज किया है सिलेबस का। जैसे पहले कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आर्ट्स सब्जेक्ट से पूछा जाता था और बहुत सारा 70% 70-80 क्वेश्चन आर्ट्स सब्जेक्ट से किसी किसी बोर्ड में पूछा जाता था, लेकिन उसको अब कम कर दिया। अब मैथ, रीजनिंग, विज्ञान, प्रौद्योगिकी जो कि पहले कम पूछा जाता था अब थोड़ा बढ़ गया है। उसके बाद करंट अफेयर्स का एक लेवल अलग कर दिया गया है। अब करंट अफेयर्स में पहले था सीधा सवाल पूछा जाता था, लेकिन अब करंट अफेयर्स का एक विज्ञान के तौर पर, विज्ञान जिसे हम देखें कि टेक्निकल क्वेश्चन बोला, तकनीकी क्वेश्चन पर ज़्यादा से ज़्यादा दिया जा रहा है। तकनीकी क्वेश्चन जिसमें आप उसको बोल सकते हैं आप विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि हाल फिलहाल में घटना होती है, उस क्वेश्चन पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। जैसे हम लोगों के एनटीपीसी एग्जाम में जो पूछा गया था बिल्कुल चेंज कर दिया था। पहले हिस्ट्री भूगोल से ज़्यादा क्वेश्चन होता था। जब हम लोग एग्ज़ाम दिए उस समय हिस्ट्री भूगोल का मात्र 10 क्वेश्चन था, 10 से 12 क्वेश्चन था। तकनीकी क्वेश्चन को जोड़ा गया, विज्ञान प्रौद्योगिकी के साथ तकनीकी क्वेश्चन, करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स में वो सब घटना लोकप्रिय जो विश्व में कहीं भी घटा हो उसके बारे में जो कि लोकप्रिय है। मैं तमाम दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि आप जो भी घटना हमारे समाज में, हमारे देश में और विश्व में जो भी घटना घट रही है जिससे कि एक बड़े आबादी को प्रभावित किया है उस घटना से, या फिर पूरे विश्व को प्रभावित किया है, तो ऐसी घटना पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस दें। वो निश्चित है, इस क्वेश्चन उससे रिलेटेड क्वेश्चन निश्चित है आएगा एग्जाम में, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछा जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप सिलेबस को चेंज कर दिया, ऐसा सिलेबस की जो कि सिलेबस में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जैसे कि हम लोग आर्ट्स सब्जेक्ट पढ़ते थे, आर्ट्स सब्जेक्ट की जानकारी भी होना अनिवार्य है। उसको भी सिलेबस जो आपको रेलवे बोर्ड के द्वारा दिया जा रहा है, हम रेलवे की बात कर रहे हैं, रेलवे बोर्ड के द्वारा जो भी सिलेबस दिया जा रहा है उस सिलेबस को आप देख लीजिए, क्या क्या मेन टॉपिक है उस पर ध्यान दीजिए। उसके बाद वहाँ से आ जाइए हिस्ट्री पेपर के बाद ज्योग्राफी तो अनिवार्य है, अपने देश के बारे में, क्षेत्रफल, जनसंख्या, फलना, ये सब तो अनिवार्य है, ये सब तो आपके पास नॉलेज होना ही चाहिए। आर्ट्स पेपर के बाद विज्ञान में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसके बारे में बेसिक नॉलेज आपके पास होना अनिवार्य है। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कंपटीशन में ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। आप सिलेबस देखिए और उस सिलेबस के अनुसार थोड़ा पढ़िए। अगर किसी भी टॉपिक के बारे में हम जानना चाहते हैं तो उस टॉपिक की थोड़ा गहराई में जानिए पहले, ताकि इस टॉपिक को हम रट लिए, एक टॉपिक को, और सीधा सवाल पूछता था, लेकिन अब नहीं। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर हम बोल दिए कि विश्व में मतलब फुटबॉल के किस देश ने फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता, तो किस देश ने जीता पहले हम लोग डायरेक्ट ये जानते थे किस देश ने जीता, लेकिन अब जो है ये पूछा जाता है 2014 के फुटबॉल विश्व कप में कौन सा देश चौथा नंबर पे रहा, कौन सा देश तीसरा नंबर पे रहा, इस तीनों में से कोनो आ सकता है। तो ऐसा बात है कि आप अगर किसी टॉपिक को पढ़ें उसके थोड़ा सा अंदर जाने का प्रयास करें। अगर कोई 1 नंबर है तो 2 नंबर भी होगा, कोई विजेता है तो विजेता भी होगा, उसके बारे में भी कुछ पता करना पड़ेगा। तो ये सब चेंजेस आया है अभी जो हाल फिलहाल के एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो ये सब चेंज किया है। सिलेबस मेरा वही है, थोड़ा सा अंदर जाने का ज़रूरत है। और जो भी आप पढ़ रहे हैं सीमित पढ़िए, सिलेबस के अनुसार पढ़िए, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उस सिलेबस को पढ़ने के साथ साथ उसका रिवाइज होना बहुत अति आवश्यक है। हम लोग एग्ज़ाम में जाके गलती क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, हम उस क्वेश्चन को जानते हैं, लेकिन वहाँ पर मेरा माइंड कंफ्यूज रहता है कि कौन ये होगा कि ये होगा कि ये होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण है जितना आप पढ़ते हैं उससे दोगुना मेहनत आप रिवाइज में कीजिए। ये मैं अपना वक्तव्य रखना चाहता हूँ, जो जिससे मैंने तैयारी किया, मैंने जो भी पढ़ा उसको रिवाइज करने के लिए एक अलग टाइम बनाया, डेली का डेली रिवाइज करने के लिए, जो हम जानते हैं, जिसको हमको पता है कि हम वो हमको याद है, लेकिन उसके लिए भी हम एक टाइम बांध दिए थे, 3 घंटा हमको रिवाइज करना है, और सप्ताह में बांट दिए थे, आज इस सब्जेक्ट का, आज इस सब्जेक्ट का, आज इस सब्जेक्ट का, या फिर हम इस सब्जेक्ट को 7 दिन में हमको कंप्लीट करना है, पूरा रिवाइज करना है।
या हमें हिस्ट्री का रिवाइज करना है तो 7 दिन हम टाइम दे दिए कि 7 दिन में हमको पूरा हिस्ट्री का रिवाइज करना है। फिर अगले 7 दिन ज्योग्राफी का हमको रिवाइज करना है। उस तरह से हम सारा 1 महीना में टारगेट फिक्स करे थे रिवाइज करने का, और थोड़ा मेहनत तैयारी में, और मेहनत से ज़्यादा जितना टाइम हम तैयारी में नहीं देते थे उतना टाइम ज़्यादा टाइम रिवाइज में देते थे। उससे हमको प्लस पॉइंट मिला। जब एग्ज़ाम में हम गए तो हमको कन्फ्यूजन कम हुआ, और हम जो अटेम्प्ट लिए उस पे मेरा गलत नेगेटिव मार्किंग कम आया और मेरा सिलेक्शन हुआ। मैं सभी दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि आप तैयारी कीजिए, सिलेबस के अनुसार तैयारी कीजिए। और जैसे एक अलग बातें हैं टेक्निकल क्वेश्चन पढ़ना, विज्ञान प्रौद्योगिकी का, कला संस्कृति का, विविध का, ये सब जानकारी तो हमको रखना ही पड़ेगा। और कंपटीशन में तैयारी कर रहे हैं तो सब जानकारी हमको रखना ही पड़ेगा। और कोई बड़ा देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि एग्ज़ाम देने के लिए हमारे लेवल के ही सारा स्टूडेंट आता है। ऐसा नहीं कि कोई बाहर से विदेश से आया हो, ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे आप तैयारी करते हैं वैसे और कोई तैयारी करता है, वही सब एग्ज़ाम में बैठता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो रिवीजन अधिक किया है, जो निगेटिव कम हुआ है, मतलब जो चीज़ हम जानते हैं तो 100% जानते हैं यही होगा, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ऐसा तैयारी होना चाहिए। चलिए बात करते हैं मैथ्स का। मैथ्स बहुत इम्पोर्टेंट होता है रेलवे के एग्ज़ाम में, तो उसके लिए कैसे तैयारी करें जो कि ज़्यादा एफिशिएंसी आवे कम टाइम में, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए मैथ सब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है आज के समय में। मैथ लगभग 50 कर दिया गया है, 50 या 40% मैथ से जाता है। देखिए मैथ का सवाल को आप बेसिक जानकारी आपके पास होना अनिवार्य है। अगर बेसिक जानकारी आप होगा तो आप जल्द से जल्द किसी ट्रिक के माध्यम से सहारा लेते हैं, वो ट्रिक उस टाइम काम करेगा आपका पास। दोस्तों जैसा हम बोल रहे थे, मैथ आज के समय में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम जानते हैं कि हम कैसे मैथ का तैयारी किए थे, मैथ के लिए हम क्या क्या किए थे। सबसे पहली बात मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने हर चैप्टर को देखा, जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर थे तो मैंने उस चैप्टर को देखा। रेलवे बोर्ड के द्वारा जो भी सिलेबस के अनुसार दिया गया था उस चैप्टर को मैंने देखा। उसके बाद आपको मैथ की तैयारी के लिए बेसिक की जानकारी तो होना अनिवार्य है। बेसिक के साथ साथ ट्रिक, आप ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं कंपटीशन में, ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। अगर जब तक ट्रिक का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा तो फिर आप लॉन्ग प्रोसेस में सॉल्व करके आप अधिक से अधिक सवाल को अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ आपके पास ट्रिक का होना चाहिए, और ट्रिक तब तक आपके पास नहीं रह सकता जब तक के पास बेसिक जानकारी आपको नहीं रहेगा। तो ट्रिक का इस्तेमाल हम कैसे किया आइए जानते हैं। जो भी ट्रिक मैंने सीखा या फिर हमको बताया गया था कोचिंग के माध्यम से या फिर बुक से हमको प्राप्त हुआ था, तो उस ट्रिक को मैंने देखा कि एक ट्रिक कितने चैप्टर में काम कर सकता है। जैसे अनुपात और समानुपात, उस अनुपात और समानुपात के माध्यम से कई चैप्टर का सवाल बन सकता है। औसत, परसेंटेज, समय दूरी, बहुत सारा चैप्टर का सवाल एक ट्रिक के माध्यम से थोड़ा सा अंतर होता है। थोड़ा सा ट्रिक, सारा चीज प्रोसेस वही करना पड़ता है, थोड़ा अंतर होता है। तो मैंने देखा एक ट्रिक से कितने चैप्टर का सवाल सॉल्व हो सकता है। तो मैंने उसका इकट्ठा किया, मैंने देखा कि हाँ ये चैप्टर का सॉल्व हो सकता है एक ट्रिक के माध्यम से। एक ही मेथड लगाना पड़ता है, थोड़ा अंतर होता है, लेकिन ये सब चैप्टर का सवाल सॉल्व हो जा रहा है। तो इस चीज को आप देखिए कि आप देखिए उस चीज को कि हाँ आप एक हथियार से आप कितनों का कम सफाया कर सकते हैं। तो इस हथियार को अपनाइए। अगर आपके पास ये उपलब्ध हो जाता है कि एक ट्रिक से आप 2-3 तरह के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, तो सबसे बड़ा हथियार वही है। आपको बहुत सारा टाइम बचा देगा वो तैयारी का, प्लस में आपके पास याद भी कम रखना पड़ेगा। ट्रिक अगर आप एक रखे हैं, आपके पास एक मेथड है, उस मेथड से कई तरह से हिसाब सॉल्व हो सकता है, तो सबसे अच्छा है। तो उस तरह को मैंने अपनाया और तब फिर एक अच्छा रिजल्ट आना प्रारंभ किया। तो जब हम क्विज में जाते थे, डेली हम लोग क्विज क्या करते थे, प्रैक्टिस सेट और ग्रुप डिस्कशन शाम में, तो ये सब जीके जीएस का। और क्विज में हम लोग का रिवीजन बार बार होता था। तो मैथ की तैयारी के लिए
पहले आप सारा चैप्टर को एक बगल से सारा चैप्टर को बना लीजिए। किस चैप्टर में क्या समस्या होता है उस समस्या को आप एक कॉपी में लिख के अलग कर लीजिए कि इस चैप्टर में हमको ये समस्या उत्पन्न हो रहा है। उसके बाद जब प्रैक्टिस सेट बनाइएगा आपको समस्या आते रहेगा, उसको उस समस्या को सॉल्व करने का प्रयास एक ऐसा ही है, आप रिवीजन कीजिए। आप एक बार उस सवाल को बना लिए, उसको बार बार 2-4 बार बनाइए, रिवीजन कीजिए। और मैथ एक ऐसा चैप्टर है, अगर आप एक बार 2 बार बना लीजिएगा तो दिमाग से नहीं जाएगा, आपके दिमाग में आ गया तो दिमाग में रहेगा। तो मैथ कोई बड़ी चीज नहीं है, मैथ पर एक छोटा सा समय देकर एक अच्छा पकड़ बना सकते हैं। और बात रहा कंपटीशन में बैठने का, तो कंपटीशन में बैठिएगा तो आपको जैसा हम बताए कि आप प्रयास कीजिए कि एक ट्रिक से हम 2-3 रंग का सवाल सॉल्व कर सकते हैं, या एक मेथड से, या फिर अनुपात समानुपात का मेथड हो, या कोई ऐसा मेथड जो कि बहुत सारा कोचिंग में अभी दिया था। आप कोई कोचिंग पकड़िएगा तो वहां दिया आता है, उस वैसा आपको मिल जाएगा वहां से। तो इस तरह से मैंने तैयारी किया, रिवीजन बार बार किया। मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ कि रिवीजन बहुत जरूरी है कंपटीशन में, क्योंकि आप अगर 100% सवाल को सॉल्व करने की क्षमता रखना चाहते हैं तो आपके पास रिवीजन होना जरूरी है। आपके पास कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन आ जाएगा तो आप वहां से गलत करके आइए, गलत टिक मार के आइएगा। तो रिवीजन बहुत जरूरी है, आप रिवीजन कीजिए, तब देखिए एक अच्छा रिजल्ट आपका आएगा। एक अच्छा आपको अपने आप महसूस होगा कि मेरा तैयारी हो रहा है। कुछ दिनों के बाद, मात्र 6 महीना 7 महीना एक अच्छा सेल्फ स्टडी कीजिए कोचिंग करने के बाद, फिर देखिए। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, ग्रुप डिस्कशन संभव हो सके तो ये बहुत जरूरी है। आप कितना भी क्लास कर लीजिए, कितना भी ऑनलाइन माध्यम से क्लास कर लीजिए, कोई फायदा नहीं है। आप ग्रुप, एक पढ़ने वाला एक ग्रुप बनाइए, ग्रुप डिस्कशन रखिए, टाइम दीजिए ग्रुप डिस्कशन का, और सेट मारिए, क्विज कीजिए। ये सब बहुत जरूरी है कंपटीशन में। इससे आपका स्किल बढ़ेगा, इससे आपका मेमोरी पावर बढ़ेगा, याद रखने की क्षमता विकसित होगा, और आप कंफ्यूजन आपका सबसे बड़ा दूर होगा। जब बार बार एक चीज पर डिस्कशन होगा तो आपका कंफ्यूजन दूर होगा। तो मैथ का एक ही है, तो मैथ कोई बाहरी सब्जेक्ट नहीं है। आप सब सब्जेक्ट को देखिए, उठाइए, बनाइए सब चैप्टर को। आपका समस्या जो भी है वो तो टीचर के माध्यम से सॉल्व होगा, या फिर ट्रिक के माध्यम से अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो संभव हो सके तो उस ट्रिक का उपयोग कीजिए। तो एक ट्रिक से कई तरह का हिसाब बन सकता है, उसका मेथड अपनाइए। और जीके जीएस बहुत इम्पोर्टेंट होता है रेलवे में, उसके लिए आप बढ़िया से एक्सप्लेन कर दीजिए, ताकि स्टूडेंट को जो इस बार एग्ज़ाम में बैठेंगे लड़के, उसको आसानी हो आपके माध्यम से। तो उसको एक्सप्लेन कर दीजिए आप सब। देखिए, जीके जीएस जरूरी है मार्क्स को बढ़ाने के लिए। पहले तो जीके जीएस रिजल्ट को देने की क्षमता रखता था जीके जीएस के माध्यम से, लेकिन अभी के टाइम में, अभी के सिलेबस में जीके जीएस एक रिजल्ट को समझिए कि क्वालिफाइड करवाने में मदद करता है। पहले था कि नहीं, जीके जीएस पर ही रिजल्ट बनेगा, लेकिन अभी है कि आपका अगर जीके जीएस हो जाता है तो प्लस पॉइंट बन जाता है। तो मैथ, रीजनिंग और टेक्निकल क्वेश्चन होने के साथ साथ जीके जीएस आपका प्लस पॉइंट कम करता है। तो इसका तैयारी कैसे किया जाए? जीके जीएस का तैयारी, जैसे हम अपना अनुभव बता रहे हैं, जीके जीएस तैयारी हम कोचिंग के माध्यम से, जो भी कोचिंग के माध्यम से हमारे दिलीप सर थे चौहान कोचिंग में, तो अच्छा एक्सप्लेन करके सिर्फ बताए थे, तो हम उसके माध्यम से कुछ सीखे। उसके बाद हम रूम पर, हमारे बड़े भैया थे, तो उसके द्वारा एक समय निकाला गया, 1 घंटा 2 घंटा का, चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग याद करते थे और इस पर डिस्कशन कर रहे थे। तो एक हम लोगों का टारगेट था 1 महीना में लुसेंट का एक किताब आता है कंपटीशन का, उस लुसेंट के किताब को समाप्त करना टारगेट था। तो पेज को बांट जाता था, आज इतना पेज का हमको तैयारी करना है, पढ़ना है, और उसके बाद हम डिस्कशन करना है। तो उस आधार पे हम लोग जीके जीएस का तैयारी हुआ हम लोगों का। तो आप लोग जब तक टारगेट फिक्स नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा? 1 महीना का टारगेट रखिए, हमको इतना इतना पेज याद करना है और उसके बारे में डिस्कस करना है। इस माध्यम से, लुसेंट के माध्यम से, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों लुसेंट का किताब था, उसके माध्यम से हम लोग तैयारी किए थे। उसके बाद कोचिंग के माध्यम से जो हमको हेल्प मिला वो तो मिला, लेकिन जब तक सेल्फ स्टडी जब तक हम लोग नहीं किए तो एक अच्छा पकड़ नहीं आया। जब सेल्फ स्टडी हम लोग करना प्रारंभ किए, क्विज किए, ग्रुप डिस्कशन किए, तो हम लोग को एक अच्छा पकड़ आया जीके जीएस में। और जीके जीएस से हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया रिजल्ट बनाने में।
जो क्वेश्चन और कोई लड़का नहीं मार पाया, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आए। एक अच्छा हमको आनंद महसूस हुआ कि हम ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किए जो कि कोई नहीं सॉल्व कर पा रहा था। मतलब जीके जीएस का महत्व बहुत कम लोग देते हैं कि जीके जीएस होना जरूरी है, लेकिन जीके जीएस होना जरूरी है। सिलेबस में है तो पढ़ना जरूरी है, हमारे सिलेबस में है उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। क्विज कीजिए, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन कीजिए, ये सब सबसे महत्वपूर्ण है जीके जीएस की तैयारी का। ग्रुप डिस्कशन सबसे महत्वपूर्ण। चलिए, हम लोग यहाँ तक बात किए, अब थोड़ा आ जाते हैं सैलरी के बारे में। आपका फर्स्ट सैलरी कितना था उसके बारे में बताइए थोड़ा। देखिए, हमारे गुड्स गार्ड के पद पर हम लोग का बेसिक 29,200 था और हम लोग 2800 ग्रेड पे आते हैं। तो फर्स्ट सैलरी जब हम लोग आए तो फर्स्ट सैलरी हम लोगों का सारा चीज़ अगर काउंट किया जाए, सारा चीज़ जब वर्किंग हम लोग ऑन ड्यूटी ट्रेन का चार्ज लिए तो हम लोग का फर्स्ट सैलरी 35,000 रुपया आया था, जो कि हम लोग का उसमें बेसिक 29,200 था और 2800 ग्रेड पे था, 35,000 आया था। उसके बाद धीरे धीरे जब हम लोग को काम बढ़ते गया, हम लोग का काम रनिंग स्टाफ है हम लोग, तो उस हिसाब से पेमेंट आता गया। और अभी भी वही है या फिर मतलब बढ़ गया है? नहीं, देखिए अभी तो बढ़ेगा, इससे हम लोग का इंक्रीमेंट लगता है, उसके बाद महंगाई भत्ता बढ़ता है, हम लोग को और सारा रनिंग भत्ता मिलता है। तो हम लोग का एक हर जॉब से हम लोग का एक अलग जॉब है। हम लोग को हर परिवेश में, हर वातावरण में और हर टाइम 24 घंटा हम लोग का एक टाइम होता है जो कि ड्यूटी का तो होता है। तो उस हिसाब से हम लोग का एक सरकार के द्वारा भत्ता मिलता है, जो कि वैसा परिस्थिति में कितना भी आंधी हो, बारिश हो, तूफान हो, उस परिस्थिति में हमको ट्रेन को ऑपरेट करना है, ट्रेन को सुरक्षित ढंग से ऑपरेट करवाना है, करना है, और रेल को मुनाफा देना है, देश को मुनाफा देना है, समाज की सेवा करना है, रेल के सम्मान को और ऊंचा करना है। तो उसमें हम लोग का ड्यूटी होता है। जिस हिसाब से हम लोग का ड्यूटी होता है तो सरकार के द्वारा जो भी भत्ता होता है वो दिया जाता है, तो उस हिसाब से हम लोग का पेमेंट बनता है। आप अभी जो स्टूडेंट हैं उसको आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो किस प्रकार तैयारी करे जो आसानी से सफलता पाए? आप उसके बारे में बताइए थोड़ा। मैं अभी के तमाम स्टूडेंट और साथियों को अपना संदेश देना चाहता हूँ कि नौकरी कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जाम्स निकालना और नौकरी लेना कोई बड़ी बात नहीं है। आप तन मन धन लगा के मेहनत कीजिए, आपको नौकरी होगा। जब तक आप एक गोल फिक्स नहीं कीजिएगा, टारगेट फिक्स नहीं कीजिएगा, तब तक ये नहीं होगा। आप अपने बारे में नहीं, अपने घर के बारे में सोचिए, जो आप पर पूरा भरोसा लगा के, पूरा भरोसा करके आपको पैसा भेज रहा है तैयारी करने के लिए, या फिर एक आप पर भरोसा कायम किया हुआ है, उसके बारे में सोचिए। जब मैं चौहान कोचिंग सेंटर में पढ़ने जाता था तो हमारे चौहान सर जो थे वो हम लोगों को सुनाया करते थे कि आप लोग को जो बाहर पढ़ने के लिए भेजा गया है, तो जब आप घर जाते होंगे उस टूटी फूटी घर को देखते होंगे, पानी चूता होगा, आप लोगों के मन में होता है कि काश मेरे पास एक घर होता, एक अच्छा बंगला होता। तो बहुत दर्द होता था इस बात को सुन के। और सर बोलते थे कि आपको अपनी माँ दूध नहीं खून पिला के भेजा है पढ़ने के लिए बाहर में। ये सब बातें हैं। तो जब तक आप इस बात को जहन में नहीं रखिएगा तो आपको मेहनत करने में मन नहीं लगेगा। एक टारगेट फिक्स करना पड़ेगा आपको। आप पर भरोसा कायम किया है, उस भरोसा पर आपको उतरना है। और नौकरी कोई बड़ी बात नहीं। जब आप में जुनून आ जाएगा, जज्बा आ जाएगा, तो बहुत बड़ी बड़ी मुश्किल काम भी आपसे आसानी से होना प्रारंभ हो जाएगा। आप एक कदम बढ़ाइए, आपके लिए अनेकों रास्ता खुल जाएगा। आप एक एग्जाम का तैयारी कीजिए, जब आपका तैयारी हो जाएगा तो आपके लिए हजारों नौकरी आपके सामने घूमेगा। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं। आप आराम से मेहनत कीजिए, ईमानदारी से समय दीजिए और टाइम दीजिए। अभी के टाइम में मैं तमाम दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि आप मोबाइल से जुड़े हुए ठीक है, लेकिन मोबाइल पर ज़्यादा समय मत बिताइए। आप अगर ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है,
लेकिन उससे ज़्यादा मोबाइल से जुड़ने से ज़्यादा है आप ग्रुप डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। आप ग्रुप डिस्कशन कीजिए 4 दोस्तों के साथ जो कि इंटरेस्ट रखता है तैयारी में, उनके साथ बैठ के टॉपिक को लेके उस पर चर्चा कीजिए। आप के पास मोबाइल है, मोबाइल से आप जानकारी ले सकते हो, किसी बात को आपको पता नहीं है उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, लेकिन आप मोबाइल पे अधिक से अधिक ध्यान मत दीजिए। आप ग्रुप डिस्कशन और सेल्फ स्टडी करने का प्रयास कीजिए, सबसे बेहतर होगा, सबसे अच्छा होगा। यही संदेश है मेरा। और कोई नौकरी कोई बड़ी बात नहीं है, आप तैयारी कीजिए। आप जान सकते हैं मेरे जैसा स्टूडेंट अभी आप हमको लाइव देख रहे हैं और लाइव में देख सकते हैं कि हम किस तरह से हैं, कैसे हैं, और हम जब एक अच्छे पोस्ट पे जा सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं जा सकते हैं भाई। बहुत खुशी होता है जब हम एक अच्छे पोस्ट पे हैं और जाते हैं और हमको देखकर हमसे बड़े आदमी हमको सर बोलते हैं, गार्ड बाबू बोलते हैं, तो बहुत प्रसन्नता होती है कि एक अच्छा मैंने तैयारी किया तो उसका हमको फल मिला। तो आप इससे कोई बात, आप भी को भी हो सकता है, आप भी बन सकते हैं, हमसे ऊंचे पोस्ट पे जा सकते हैं। एक जज्बा के साथ तैयारी कीजिए और मैं उम्मीद करता हूँ 100% आप लोग सफल होइएगा। और बताना चाहता हूँ कि हमको बहुत अच्छा लगा कि हमको वीलॉग 24 एग्जाम वीलॉग 24 के माध्यम से आप लोगों को साथ कुछ बात रखने का मौका मिला और बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वीलॉग 24 को आप देखते रहिए और उसको सब्सक्राइब करते रहिए। और आपको मैं आशा दिलाता हूँ आप लोगों का, और वीलॉग 24 के माध्यम से आप लोगों का जो सहायता प्रदान करना होगा एग्जाम की तैयारी के बारे में या फिर वैकेंसी के बारे में, सारा आपको जानकारी मिलते रहेगा। और थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।